जरा सोच कर देखिए कि किसी भी महिला के लिए, किसी बच्ची के लिए सबसे सुरक्षित स्थान कौन-सा हो सकता है? जब यह सोचेंगे तो फिर सोचते रह जाएँगे, क्योंकि पेट में पलने से लेकर उसके बूढ़े होने तक हर जगह उसे हर समय समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जब वह पेट में पल रही होती है, तब देखा जाता है कि लड़का है या लड़की, उसके बाद जब बाहर निकलती है, तब परिवार में शिक्षा के नाम पर शोषण होता है। स्कूल जाती है तो कुछ अलग तरह का शोषण हो जाते हैं। बड़ी होती है तो शादी के बाद शोषण हो जाते हैं। इसलिए वो कहीं भी जाए, किसी भी हाल में रहे, कहीं न कहीं उसे शोषण का शिकार होना पड़ता है। ऐसे ही आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, एक लड़की ने वर्दी पहनी थी यह सोचकर कि वह लोगों को, बच्चों को, महिलाओं को, सभी तरह के वर्गों को इंसाफ दिलाएगी। लेकिन एक ऐसा वक़्त आता है कि उसका खुद का शोषण होने लगता है। वह भी यौन शोषण हो रहा था, मार-पीट हो रही थी और वह विरोध करने की स्थिति में नहीं थी। ऐसा एक बार नहीं, बार-बार वह गर्भवती होती है और उसका हर बार गर्भपात कराया जाता है। लेकिन जब बात हद से ज़्यादा बढ़ जाती है, तब वह थाने जाती है और इंसाफ की गुहार लगाती है। आगे इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, यह तो कह नहीं सकते, लेकिन जिस तरह से उस महिला दरोगा के साथ होता है, वह वाक़ई बहुत गलत होता है, जिसको सुनने के बाद शायद आप लोग भी चौंक जाएँगे, सोचने पर मजबूर हो जाएँगे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं मुकेश चंद विद्यार्थी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना है बिहार प्रदेश का एक ज़िला है वैशाली, और वैशाली ज़िले के अंदर एक महिला दरोगा होती है। वह महिला दरोगा महिला थाने में जाती है। थाने में जाने के बाद थोड़ा सकपकाई हुई थी, थोड़ा परेशान थी। वो सोच कर अपनी बात कहूँ या न कहूँ, तब वो महिला थानेदार के पास जाकर बैठ जाती है। उनसे कहती है कि मैं कुछ कहना चाहती हूँ। तभी महिला जो इंचार्ज होती है उस थाने की, उन्होंने कहा कि तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो भी बात है तुम मुझसे बड़ी बहन होने के नाते बता सकती हो। मैं तुम्हारी बात को समझने की पूरी कोशिश करूँगी। तब उसने एक प्रार्थना पत्र लिखा और प्रार्थना पत्र लिखने के बाद उस महिला दरोगा को दिया। उसे बताया कि वह बिहार प्रदेश के सिवान ज़िले की रहने वाली है और उसकी बिहार पुलिस अकेडमी में जैसे ही ट्रेनिंग होती है, प्रशिक्षण होता है राजगीर में, वहाँ से प्रशिक्षण के बाद, वहाँ से ट्रेनिंग समाप्त होने के बाद उसकी जो पोस्टिंग होती है, वह मुज़फ्फरपुर ज़िले में हो जाती है और एक थाना मिलता है सरिया। कुछ वक़्त बीता ही था, उसके पास एक अनजान नंबर से फ़ोन कॉल आता है। जैसे अनजान नंबर से फ़ोन कॉल आता है, वो सामने वाला व्यक्ति कह रहा था कि मैं भी दरोगा बात कर रहा हूँ और आप भी दरोगा हैं। कितनी अजीब बात है कि मैं भी दरोगा, आप भी दरोगा, आपकी भी जाति जो है, वही मेरी जाति है। जो आपका ज़िला है, वही मेरा ज़िला है। कितनी सारी सिमिलरिटी है, कितनी सारी बातें हैं जो आपस में मेल खाती है। तो क्यों ना हम लोग मिलकर शादी कर लें, घर बसा लें, घर बना लें। जब इस तरह की बातें वो व्यक्ति कर रहा था, तो महिला दरोगा को बड़ी अजीब लगा। उसने कहा कि तुम किस तरह की बातें कर रही हो? दरअसल मेरी शादी तय हो चुकी है, मैं एक शादी के बंधन में बंधने वाली हूँ। अब तो आपने फ़ोन कर दिया, लेकिन आगे से फ़ोन करने की हिम्मत मत करना। जब इस तरह की बात महिला दरोगा ने कही, डाँटा, फटकारा, लेकिन सामने वाला व्यक्ति बहुत ज़्यादा ढीठ होता है। उसने एक बार नहीं कई बार फ़ोन पर फ़ोन कर रहा था। आखिर महिला दरोगा ने कहा कि मैं शादी नहीं कर सकती, मेरी शादी तय हो चुकी है, तुम मुझे परेशान करना बंद करो। जैसे ही उस व्यक्ति को यह बात पता चलता है कि महिला दरोगा को फलना जगह शादी ठीक हो गई है, वो उसको तुड़वाने की कोशिश करनी शुरू कर देता है और आखिरकार वह उस मकसद में कामयाब हो जाता है, यानी कि शादी टूट जाती है। शादी टूट जाती है, महिला दरोगा के पास मैसेज पहुंच जाता है। अब महिला दरोगा कहीं न कहीं इतनी मजबूर हो जाती है, विवश हो जाती है कि उस दरोगा के हाँ में हाँ मिला ही देती है। अब यह पुरुष दरोगा और वो महिला दरोगा आपस में बातचीत करना शुरू कर देते हैं। बातचीत का सिलसिला जब आगे बढ़ने लगता है, तब मौका पाते ही वो उससे जब भी मौका लगता था, चुपचाप आके मुलाकात कर लिया करता था। मुलाकात हो जाया करती थी। मुलाकात के बाद जैसे बहुत नज़दीकियाँ बढ़ने लगती है, क्योंकि उसने वादा किया था शादी करने का और शादी करने की बात पर वह तैयार भी हो जाती है, क्योंकि उसे अपनी ज़िंदगी बनानी थी, घर बसाना था। जब मौका मिलता है तो दोनों शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। जब शारीरिक संबंध बनने लगते हैं, एक दूसरे के साथ वो रहने लगते हैं। दरअसल यह अगर हम बात करें महिला दरोगा की, तो वह रहने वाली होती है सिवान की और यह व्यक्ति जो होता है वो भी सिवान का रहने वाला होता है, जिसका थाना लगता है सोनवर्षा और जगह लगती है उसकी जीबी नगर, वहाँ का रहने वाला होता है। दोनों की बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ रहा था। मौका मिलते ही वह एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध स्थापित कर लेते थे।
यह पहली बार था। फिर जब उसको मौका मिलता तब उसके थाने आ जाया करता था, जहाँ पर वो रहती थी, उसके साथ वो शारीरिक संबंध बनाया करता था। इसकी जो पोस्टिंग होती है वो पराज में होती है, और जो महिला दरोगा होती है उसकी पोस्टिंग मुजफ्फरपुर के एक अलग थाने में होती है। दोनों की बातचीत भी होती थी, आगे सिलसिला चल रहा था। लेकिन एक दिन ये पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट हो जाती है। प्रेग्नेंट का पता इस तरह से चलता है क्योंकि महिला दरोगा के पेट में बहुत तेजी के साथ दर्द होने लगता है। तभी वो दरोगा उस दरोगा से कहती है, जिसका नाम राहुल कुमार होता है, कि राहुल, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। तब उसे डॉक्टर को दिखाया जाता है। डॉक्टर कहती है कि आप प्रेग्नेंट हैं, आप गर्भवती हो चुकी हैं। इस बात का, जब गर्भवती होने की बात का जब पता चलता है, वो कहती है कि शादी कर लेते हैं और यह बच्चा नहीं गिराते हैं, क्योंकि बात समाज में पता चलेगी तो बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी। तभी राहुल कुमार ने उसे 3 गोलियां एक साथ दी। उसे कहा कि तुम इन गोलियों को खा जाओ, ठीक हो जाओगी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आगे का जो भी फैसला होगा उस फैसले को लेते हैं। आखिरकार उस महिला दरोगा ने 3 गोलियां खाई, और उस 3 गोलियां खाने के कुछ देर के बाद दर्द और ज़्यादा बढ़ने लगता है और ब्लीडिंग बेहिसाब होने लगती है। तो पता चलता है कि उसका गर्भपात हो चुका है, यानी कि जो उसके पेट में बच्चा पल रहा था, कोई भी बच्चा बच्ची जो भी था वो मर चुका था, वो बाहर निकल चुका था। कुछ वक्त आगे बढ़ता है, उसने इस बात का विरोध किया, और जब विरोध किया तो उस राहुल कुमार नाम के दरोगा ने इस महिला दरोगा के साथ काफ़ी मारपीट की, और मारपीट करने के बाद उसे फिर से पूरी तरह से प्रभाव में ले लिया। फिर आगे वक्त बढ़ता गया। यह बात 2023 के आसपास की है, और इसी बीच में ये जो पहले गर्भवती होती है 28 अगस्त 2023 को, उसके बाद फिर दूसरी बार मौका मिलता है। दूसरी बार मौका मिलने के बाद फिर से उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित करने लगता है, और वो महिला दरोगा इस बात का विरोध भी नहीं कर पाती थी। वो जब मन करता था उसके साथ मारपीट करता था। अब वो पूरी तरह से हिंसक हो चुका था। जहाँ तो वो प्रेम की कहानी शुरू करना चाहता था, शादी करना चाहता था, जिंदगी बसाना चाहता था, अब उसके साथ वो ऐसा फ्रैंक हो चुका था कि जब चाहे उसके साथ वो गलत काम करता था, जब चाहे उसके साथ वो मारपीट करता था। एक के बाद एक लड़कों के परिवार वालों ने लड़की से संपर्क किया, तब जाकर उस लड़की ने पूरी कहानी बयां की कि राहुल मेरे साथ कुछ इस तरह की हरकत करता है। जब यह वाली बात लड़के के परिवार वालों ने लड़के के बातचीत करने की कोशिश की तो राहुल कुमार को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, फिर से मारपीट करता है। पता चलता है कि वो दूसरी बार भी प्रेग्नेंट थी, और दूसरी बार भी उसका मारपीट की वजह से उसका बच्चा गिर जाता है। जब उसे हॉस्पिटल में दिखाया जाता है तब पता चलता है कि यह तो प्रेग्नेंट थी, लेकिन गर्भपात हो चुका है। वक्त आगे बढ़ता है। आखिरकार किसी भी तरह से मनाने की कोशिश करती है कि 4 मार्च 2024 को तिलक की तारीख तय हो जाती है, और 11 मार्च 2024 को शादी की तारीख तय हो जाती है। बताया जाता है कि जब तिलक होता है तो तिलक उत्सव में काफ़ी कुछ लेन-देन भी होता है, लेकिन बारात की बात नहीं होती है। यानी कि बारात की बात आती-जाती नहीं है, और शादी की जो बात थी वो अब तक शादी होती नहीं है। यानी कि उसने को एक झूठ की बुनियाद पर जो रिश्ते कायम किया गया था, वह रिश्ता बनता ही नहीं है। और वो महिला दरोगा इतना परेशान हो जाती है कि आखिरकार करे तो क्या करे। जब भी शादी की बात करती थी तभी उसके साथ मारपीट होती थी। अब इन दोनों की पोस्टिंग अलग-अलग जगह पे हो जाती है। महिला दरोगा पहुंच जाती है वैशाली जिले में, और पुलिस दरोगा जो होता है वो पहुंच जाता है शिवहर जिले के अंदर। अब यहाँ से ये दोनों एक दूसरे से थोड़ा अलग हो जाते हैं। इसी बीच में जो शादी की बातचीत करती थी, तो शादी को लेकर दरोगा तैयार नहीं होता था, और मारपीट पर वह आतुर हो जाया करता था। जब वो हार जाती है, थक जाती है, तब 16 जून 2024 को वह वैशाली के महिला थाने में जाने के बाद अपने प्रार्थना पत्र देकर अपनी शिकायत दर्ज करवाती है, और कहती है कि मुझे इंसाफ चाहिए। जब बात इंसाफ की आती है तो एफआईआर दर्ज कर ली जाती है, और एफआईआर दर्ज की जाती है तो आईपीसी की धारा 341, 323, 313, 376, 493, 120 बी, इन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है। यह जून के महीने में एफआईआर दर्ज होती है। जुलाई, अगस्त, सितंबर जब आता है तो बताया जाता है कि 13 या 14 सितंबर के आसपास की बात है। वैशाली के महिला थाने में पुलिस ने इस दरोगा को, जो फिलहाल शिवहर जिले में इसकी पोस्टिंग होती है लेकिन पटना में था, इसकी फ़ोन लोकेशन वगैरह जो पाई जाती है उसी के आधार पर इसको गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद, क्योंकि जांच में बताया जाता है यह प्रथम दृश्य है, दोषी पाया जाता है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है, और इस आरोपी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की बात की जा रही है।
इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, जेल भेज दिया जाता है और जैसे ही खबर सोशल मीडिया पर, अखबारों में प्रकाशित होती है तो पता चलता है कि एक महिला जिसने सिर्फ वर्दी इसलिए पहनी थी क्योंकि वह लड़कियों की, पुरुषों की, गरीबों की मदद कर सके, उनका हेल्प कर सके, लेकिन पता चलता है कि वह खुद ही कई महीनों से शोषण का शिकार हो रही थी। और जिस व्यक्ति ने वर्दी पहनी थी दूसरों की मदद के लिए, वह रक्षक नहीं बल्कि भक्षक बन जाता है। उसने एक बार नहीं 2 बार उस महिला दरोगा का गर्भपात कराने पर मजबूर कर दिया और खुद से एक बार गोली देता है तो दूसरी बार लात मार के उसके पेट में चोट पहुंचा देता है, जिसकी वजह से महिला गर्भवती थी और गर्भपात उसका हो जाता है। फिलहाल पुलिस ने उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। प्रकरण की चार्जशीट है, उसे कम से कम समय में लगाने के बाद उसे कोर्ट में दाखिल किया जाता है। अब कोर्ट में ये तय करेगा कि इस व्यक्ति को कितनी सज़ा मिलनी चाहिए। वाकई कोर्ट में जल्द से जल्द इस मामले में फैसला लेना चाहिए ताकि समाज में, ताकि पुलिस में अन्य लोगों को यह मैसेज जा सके, क्योंकि बुरे काम का बुरा नतीजा, अगर कोई किसी के साथ गलत काम करता है तो उसे किसी भी कम कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। कुछ इस तरह का संदेश देना समाज को बेहद ज़रूरी है। और ख़ासकर जो महिलाएं, चाहे वह पुलिस में हैं या किसी और वर्किंग पैलेस पर हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि पहली ही बार में अगर वह खुलकर विरोध करे तो इस तरह की एफआईआर की नौबत आएगी ही नहीं, क्योंकि वह पहली बार में थोड़ा शिथिलता वाला, मासूम वाला चेहरा अपना लेती है और सामने वाले की गलतियों को, बड़ी से बड़ी या छोटी सी छोटी गलतियों को नज़रअंदाज कर देती है और वही गलतियां फिर बड़ा रूप लेना शुरू कर देता है। काश इस महिला दरोगा ने पहले दिन विरोध किया होता, पहले दिन अपने बड़े अधिकारियों को कहानी बताई होती तो शायद इस दरोगा की इतनी हिम्मत न पड़ती। वो ना तो उसका शारीरिक शोषण करता, ना ही उससे का रिश्ता तुड़वाता और ना ही शायद उसको इस हाल पर लाकर छोड़ता। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। जाते जाते इतना ही कहना चाहूँगा कि आप जहाँ भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।